और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां लाल बाग चा राजा को विदाई दी जा रही है। गिरगांव चौपाटी पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बप्पा को भावभीनी आंखों से यहां पर हर कोई विदा कर रहा है। हर्षोल्लास भी देखने को मिल रहा है, लेकिन बस मन में यही कामना है कि अगले बरस तू जल्दी आना। और यहां विदाई की तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरगांव चौपाटी की। भक्तों से यहां पर भक्त ही भक्त हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो बप्पा को विदाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लाल बाग चा राजा के दर्शनों के लिए मुंबई वासी लंबा इंतजार करते हैं। और इस बार दर्शन के बाद अब भक्त इसी प्रार्थना के साथ बप्पा को विदा कर रहे हैं कि अगले बरस तू जल्दी आना। ये तस्वीरें गिरगांव चौपाटी की आप देख रहे हैं। और बप्पा को विदाई देते वक्त किसी की आंखें नम भी है, हर्षोल्लास में कोई झूम भी रहा है। और बस इसी कामना के साथ कि गणपति सभी के विघ्न हर ले, सभी के दुख हर ले, और इसीलिए अगले बरस फिर वो जल्दी आए। लाल बाग चा राजा के दर्शनों के लिए भक्त इंतजार करते हैं। हमने आपको तस्वीरें पहले भी दिखाई किस तरह से वहां पर जो पंडाल में कितनी भीड़ होती है और हर कोई बप्पा से अपने मन की कामना को पूरा करने के लिए वहां पहुंचता है, उनके दर्शन के लिए पहुंचता है। और यहाँ गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें आपके बीच आप देख रहे हैं। अगले बरस तू जल्दी आना, इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भक्त उमड़े हुए हैं और बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लाल बाग चा राजा कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गणपति विघ्नहर्ता हैं, दुख हरता है। और लाखों श्रद्धालु इस मौके पर मौजूद हैं, वो वहां बप्पा को विदाई देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूपी के मऊ की, जहां पीईटी परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की रेलवे स्टेशन पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देकर ट्रेन से लौट रहे थे, लेकिन कई छात्र बिना टिकट लिए एसी डिब्बे में घुस गए, जिससे पहले से बुकिंग कराने वाले यात्रियों के ट्रेन में घुसने में परेशानी हुई। तो पुलिस वालों ने छात्रों को खींच कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ छात्र हंगामा करने लगे, जिससे बाद में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया, जिसमें कई छात्रों को चोट भी आई है। लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सवाल रेल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पहले से छात्रों के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की। एमपी के छिंदवाड़ा में एक दुकान में ऐसी आग लगी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग की लपटें देख लोग अपने घरों से निकलकर बाहर सड़कों पर आ गए। दरअसल आग इतनी भयानक थी कि आसमान धुएं से भर गया, जिसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस दुकान में आग लगी उसमें टेंट और इवेंट का सामान रखा हुआ था, जिससे आग और ज्यादा भड़क गई। शुरू में लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ी आग बुझाने पहुंची, लेकिन तब तक आग ऊपर की मंजिल तक भी पहुंच गई और दुकान में रखा टेंट और इवेंट सप्लाई का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि जब आग लगी तब दुकान बंद थी, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। आग के पीछे शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी सांसदों की कार्यशाला, जहां सांसदों को दी जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया की जानकारी। जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम का अभिवादन और धन्यवाद भी होगा। संसद की समितियों के कामकाज और योजनाओं पर भी चर्चा होगी। सोमवार को एनडीए सांसदों की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या वोटिंग की प्रक्रिया रहती है, इसकी जानकारी तमाम सांसदों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर शुक्रवार देर रात नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की कोशिश की। सभी बदमाश सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात 5 से 6 बदमाश बड़ी वारदात की मंशा से जीतू पटवारी के घर में घुसे थे। बदमाशों ने न केवल घुसपैठ की बल्कि पूरे ऑफिस को भी खंगाल डाला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बदमाश बहुत शातिर थे।
जीतू पटवारी के घर में घुसने से पहले उन्होंने बिजली काट दी थी, जिसकी वजह से घर में लगे सीसीटीवी कैमरे उन्हें कैद नहीं कर पाए। लेकिन जब बदमाशों को जीतू पटवारी के घर कुछ बड़ा सामान हाथ नहीं लगा तो बदमाश लूट के लिए आसपास के घर में घुसे, जहां सभी बदमाश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। बदमाश करीब 2 से ढाई घंटे तक आसपास के अलग अलग घरों में लूटपाट करते रहे, जैसे मानो उन्हें किसी बात का कोई खौफ ही नहीं हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वारदात की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उत्तरकाशी के नौगांव में उफान पर बरसाती नाले में अचानक ही मलबा आ गया। मलबा आने से नौगांव बाजार में अफरा तफरी मच गई। तो सीएम धामी ने हालात के बारे में जानकारी ली है। नौगांव में राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, अचानक से ही ये मलबा आ गया, जिसकी वजह से वहां पर दहशत में लोग आ गए। मुख्यमंत्री ने पूरा मामले का संज्ञान लेते हुए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये मलबे का सैलाब बहता हुआ आ रहा है, तो लोगों की दुकानों और घरों में घुस गया। अचानक ही नौगांव बाजार में मलबा आने से वहां अफरा तफरी मच गई, लोग दहशत में आ गए। मुंबई से सटे विरार में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन करने गए एक ही परिवार के 3 लोग समंदर में बह गए, जिन्हें रो सेवा और मछुआरों ने रेस्क्यू कर बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 लोग पानी में डूब रहे हैं। ये तीनों एक ही परिवार के हैं। बताया जा रहा है कि लोग जेट्टी पर सवार होकर गणपति की मूर्ति को विसर्जित करने गए थे, लेकिन बिना किसी सेफ्टी के खुद ही समंदर में जाकर मूर्ति विसर्जित करने लगे। लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि इनकी खुद की जान आफत में आ गई। तेज लहरों के कारण तीनों लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर तक बह गए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। बाद में जब समुद्र की लहरों में इन्हें डूबते हुए देखा तो तुरंत रो सेवा के कर्मचारी अपनी 4 बोट लेकर इनकी तरफ दौड़े। उसी समय एक स्थानीय मछुआरा भी अपनी नाव लेकर इन्हें बचाने के लिए आ गया और संयुक्त प्रयास से तीनों लोगों की जान बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यूपी के फिरोजाबाद में 12 वफात पर बिना परमिशन जुलूस निकाल हुड़दंग मचाना लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर 30 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। पुलिस कस्टडी में कान पकड़े ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 सितंबर को 12 वफात के दिन बिना किसी की परमिशन लिए न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि जमकर हुड़दंग भी मचाया था। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 33 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद 30 आरोपियों को कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में जेल भेज दिया। साथ ही जुलूस में इस्तेमाल की गई 14 मोटरसाइकिल भी सीज कर दी। वहीं तुरंत एक्शन न लेने पर ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया। बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां के भीमगोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पुलिस वैन के अंदर 9 फीट का अजगर घुस गया, जिससे पुलिस वालों की जान खतरे में आ गई। बताया जा रहा है कि पुलिस वैन रात में खड़ी थी, लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी वैन में घुसा उसे ड्राइवर की सीट पर 9 फीट लंबा अजगर देखा। अजगर देखते ही पुलिस वालों का गला सूख गया। तुरंत इसकी खबर वन विभाग को दी और फिर शुरू हुआ रात के 2 बजे अजगर का रेस्क्यू, जिसका वीडियो खुद वन विभाग की टीम ने शेयर किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह अजगर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में वन विभाग की टीम को 1 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। बाद में अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार और उसके आसपास वाले इलाकों में कभी अजगर तो कभी जंगली हाथी दिख रहे हैं, उससे रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के सीधी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों आवारा जानवरों का डेरा बन गया है, जहां आवारा कुत्ते मौज में हैं, लेकिन मरीज खौफ में हैं। लॉबी में गाय, बेड पर कुत्ते और दहशत के साए में इलाज कराते मरीज। ये नजारा है सीधी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नैतिक अस्पताल का, जहां तमाम हेल्थ व्यवस्था कागजी दावों जैसी लगती है, क्योंकि यहां गाय बिना किसी रोक टोक के आराम से टहलती है
मन करता है तो बैठ जाती है। कुत्तों की मौज गाय से भी ज्यादा है, क्योंकि जिन बेड पर मरीजों का इलाज किया जाता है वहाँ कुत्ते आराम करते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ मरीज का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ बेड पर कुत्ते लेटे हैं। सोचिए, अगर किसी मरीज पर कोई कुत्ता हमला कर दे तो क्या होगा। ये मामला इसलिए और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के पड़ोसी जिले सीधी की तस्वीर है। लेकिन न सरकार को कोई चिंता है, न हेल्थ डिपार्टमेंट को, सब भगवान भरोसे चल रहा है। लेकिन अब इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस अस्पताल की बीमारी का इलाज कब होगा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। रात 9:57 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा। रात 1:26 तक चंद्र ग्रहण चलेगा। ये इस साल का 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। 2022 के बाद आज रात सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। तो भारत में साल का सबसे लंबा और पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी होगा। इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का संयोग बन रहा है। चंद्र ग्रहण आज रात 9:57 से रात 1:26 तक रहेगा और 3:29 तक लगने वाले चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का पूर्ण प्रभाव रात 11 बजे से 12:22 तक रहेगा। और सूतक काल की अगर बात की जाए तो सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा, जिसकी अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट होगी। सूतक काल के समय मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत सहित पूरे एशिया में दिखेगा। चंद्र ग्रहण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में साफ साफ दिखाई देगा। पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी अमेरिका के साथ ही अटलांटिक में भी इसकी झलक दिखाई देगी। हिंद प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका में भी चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो आज से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में आज लगने वाला चंद्र ग्रहण काफी अहम है, जो देश के कई हिस्सों में नजर आएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण उत्तर भारत के दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर और लखनऊ में दिखाई देगा, जबकि पश्चिम भारत के मुंबई, अहमदाबाद और पुणे में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देगा। तो वहीं पूर्व भारत के शहर कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो भारत में साल का ये दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण देश के सभी राज्यों में भी दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से भी। साल में पहली बार भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। 3 महीने पहले और बाद तक पूर्ण चंद्र ग्रहण का असर रहेगा। भ्रमित करने वाले राहु के नक्षत्र से ग्रहण की शुरुआत होगी। 122 साल बाद ये संयोग ऐसा है कि चंद्र ग्रहण पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के उज्जैन में एक हादसा हुआ है। उज्जैन में शिप्रा नदी में कार गिरी है। मौके पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। शिप्रा नदी में गिरी कार से एक शव भी मिला है। तो एमपी के उज्जैन में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां शिप्रा नदी में एक कार गिर गई। कार से एक शव को भी निकाला गया है और वहां अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिप्रा नदी में कार गिरी है। ये बड़ा हादसा हुआ है। उज्जैन में उफनती हुई शिप्रा में कार गिर गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर से यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। पूरी शिप्रा नदी के पूरे इलाके को, पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। घाटों के आसपास भी लोग, यहाँ पर जो लोग हैं वो जमा हैं और काफ़ी कवायद चल रही है। आप देखिए, जो गोताखोर की टीम है वो भी यहाँ पर आ चुकी है और वो भी लगातार नदी में डुबकी लगाकर नदी में चारों तरफ जो कार है उसको सर्चिंग कर रही है। लेकिन फिलहाल पानी काफ़ी ज़्यादा है नदी में और शिप्रा नदी में जल अधिक होने की वजह से, पानी अधिक होने की वजह से, बाढ़ होने की वजह से लोगों को रेस्क्यू करने में और जो गाड़ी है उसका पता लगाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में बीच सैलाब में फंसे एक शख्स को सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। युवक कई घंटों से नदी में फंसा हुआ था।
युवक एक चट्टान के सहारे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। सेना के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। पहले प्राथमिकता थी कि किसी तरह से युवक की ओर रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई जा सके, लेकिन कई बार यह कोशिश नाकाम साबित हुई। खराब मौसम और लहरों का तेज बहाव रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा था। सेना ने फिर ड्रोन का सहारा लिया। जैसे तैसे रस्सी और लाइफ जैकेट युवक तक पहुंची। इसके बाद काम थोड़ा आसान हुआ और आखिरकार लहरों को चीरकर युवक का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। तो बड़ी खबर का रुख करें जो कि मथुरा से है। उफान पर यहां यमुना नदी है। निचले इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। मथुरा के 26 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वृंदावन में आधा परिक्रमा मार्ग डूब गया है। यमुना में उफान से यहां घरों में भी पानी घुसा है। मथुरा में यमुना खतरे के निशान के पार बह रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 गांव बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। तो जो परिक्रमा मार्ग है वो यहाँ पर आधा परिक्रमा मार्ग भी डूब गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है और जो निचले इलाके हैं, यमुना से लगते इलाके हैं, वहां पर किस तरह से पानी है वो आप इन तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं वहां के हालात। चुनौतियां बढ़ गई हैं प्रशासन के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। वहीं गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य के लिए बने रोपवे का तार टूटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पावागढ़ के मांची से मंदिर तक रोपवे के जरिए निर्माण सामग्री पहुंचाई जा रही थी। तभी निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए बनाए गए रोपवे का तार टूट गया और निर्माण सामग्री से भरी ट्रॉली नीचे आ गिरी। हादसे में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और 2 अन्य लोगों की जान चली गई। वहीं इस घटना की सूचना पर दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला उत्तरकाशी है, जहां एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आया है। देवलसारी, सौली और मुरारी इलाके में कई बरसाती गधेरे उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह खेत का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश से ढह गया। इधर सीएम पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को तत्काल राहत बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। लॉ कोर्स की मान्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज से चर्चा में आए बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर की गई। दोपहर बाद प्रशासन की एक टीम 3 जेसीबी मशीन के साथ विश्वविद्यालय पहुंची और कैंपस में बने एनिमल हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। दरअसल प्रशासन की जांच में सामने आया था कि विश्वविद्यालय का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिस पर प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। फिर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अभी सर्वे में यही एनिमल हाउस लिखा हुआ, यही रूम मिला हुआ है, इसी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से पहले जमीन की नाप भी की गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई। और अब पंजाब का दर्द और उनके हौसलों की कहानी आपसे साझा करते हैं। अभी भी पंजाब के 1900 गांव में बाढ़ के पानी का कब्जा है। सतलुज नदी का पानी 4 किलोमीटर तक आगे आ गया, जिसके बाद पंजाब के हजारों लोग अभी तक बेघर हैं। अमृतसर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक हालात बेहद खराब हैं। फाजिल्का में पाकिस्तान से लगते बॉर्डर के इलाकों में किसी को कुछ चाहिए तो उनके लिए आर्मी ही इकलौता ऑप्शन है। सतलुज के उस पार ये सरहद के नजदीक गांव लगते हैं और इस बोट में सेना के जवान हैं जो तेजा रोहेला गांव तक जो है राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। खाने पीने से लेकर दवाइयों तक हर चीज आर्मी की देखरेख में हो रही है। बॉर्डर के इलाके से एबीपी न्यूज ने रिपोर्टिंग की और वो भी
उस गांव से जो पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल साथ सटा गांव है। चारों तरफ, चाहे भारत का हिस्सा हो चाहे पाकिस्तान का हिस्सा हो, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। हमने 360 डिग्री कैमरा घुमाया तो हर तरफ सिर्फ पानी और उससे होने वाली परेशानी ही दिखी। पंजाब के लोगों की पीड़ा बीते कई दिन से कम नहीं हो रही। 46 लोगों की जान बाढ़ में जा चुकी है, कई लोग अभी भी लापता है, तो वहीं 1,72,000 एकड़ फसल बाढ़ के पानी में बह गई है। और अब उन खेतों की जगह कुछ है तो सिर्फ बर्बाद हुए फसल और उनको घेर कर जमा हुआ पानी। कई बीघे जो फसल है वो यहाँ पर नदी की चपेट में आ चुकी है और लगातार जो कटान है वो जारी है। लुधियाना में नदी के पानी को रोकने के लिए लोग बोरियों में रेत भरकर अपने खेतों के पास लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इससे उनके खेत बच जाएं। इधर बाढ़ का पानी जहां से वापस गया वहां के कष्ट भी कम नहीं। पानी निकलने के बाद बहुत ज्यादा जो कीचड़ था और जो गारा थी वो अब घर के अंदर जमा हो गई है, जिसको अब साफ करने का जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। हमेशा खुशदिल रहने वाले पंजाब के लोग अब या तो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं या फिर पानी निकलने के बाद हो रहे कीचड़ से परेशान। और ये परेशानी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। अमृतसर में रिपोर्टिंग के दौरान हमें कई ऐसे लोग मिले जो अपना घर छोड़कर बाहर किसी दूसरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन रहने की वो जगह भी बाढ़ से बर्बाद दिखी। अमृतसर के रामदास इलाके में लोगों के घर डूबे तो उन्होंने पानी में डूबे स्कूल को अपना आशियाना बनाया। करीब 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और ये परिवार जो है वो यहीं इसी जगह पर रह रहा है। हाँ जी, इत्थे रह रही है, मतलब भी साडे कोई सहायता नहीं हुई, ना कोई साडे अल आया है। स्कूल के साथ वृद्धाश्रम भी बाढ़ के पानी में बर्बाद हुए। वो बुजुर्ग जो पहले से बेसहारा थे, कुदरत के प्रकोप ने उन्हें और परेशान किया। यूपी के बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति के केस की तरह हरियाणा के पलवल में भी एक मामला सामने आया है। यहाँ पति ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। प्रीतम और प्रीति की शादी 2022 में पलवल के एक आर्य समाज में हुई थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। शादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली, जिसमें प्रीति ने भी अप्लाई किया और प्रीतम ने दिन रात एक कर न केवल प्रीति की तैयारी करवाई बल्कि अपनी उस लाइब्रेरी को भी बेच दिया जो उनकी मोहब्बत की पहली निशानी थी। यही नहीं, कमर तोड़ महंगाई के बीच प्रीतम ने प्रीति के लिए अपना जमीन का कुछ टुकड़ा भी बेच दिया ताकि वो दिल्ली पुलिस में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। फरवरी 2024 में प्रीति ने टेस्ट पास कर लिया और उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान प्रीतम को पता चला कि प्रीति ने सर्टिफिकेट में अपनी शादी की बात छिपाई है। खैर, 2025 में प्रीति की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो ससुराल न आकर सीधे अपने मायके चली गई। पति प्रीतम जब उसे लेने मायके पहुंचा तो उसने न केवल तलाक की बात की बल्कि उसके साथ आने से भी इनकार कर दिया। प्रीतम का आरोप है कि प्रीति अब उसे आए दिन तलाक देने की धमकी देती है। रोज रोज के विवाद से तंग आकर अब प्रीतम ने कोर्ट का सहारा लिया है। वहीं यूपी के बिजनौर से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से कई लोगों की जान जाते जाते बची, क्योंकि बस अड्डे पर खड़ी बस को एक मंदबुद्धि युवक लेकर भाग निकला और सड़क पर अंधाधुंध दौड़ाने लगा। जैसे ही पता चला, लोग तेज रफ्तार बस को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगे और सड़क पर मौजूद लोगों से हट जाने की अपील करते रहे। आगे आगे बस और पीछे पीछे चिल्लाती पब्लिक। काफी देर तक यह हैरान करने वाला नजारा चलता रहा। इस दौरान बस ने पास से गुजर रही एक दूसरी रोडवेज बस को टक्कर मार दी। काफी देर तक मौके पर चीख पुकार और अफरा-तफरी का माहौल रहा। बहरहाल कुछ देर बाद बस सड़क के किनारे एक छोटी खाई में गिर गई, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मामला अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर का है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रील के लिए लोग पागलपन की हदें तक पार करते जा रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया, जहां चंद लाइक्स और व्यूज के लिए एक युवक ने अपनी चलती बाइक से जानलेवा स्टंट किया। युवक रफ्तार में बाइक चला रहा था लेकिन खड़े होकर। युवक ने ना हेलमेट पहन रखा था, ना बाइक को पकड़े था। ऊपर से बाइक तेज रफ्तार में दौड़ती चली जा रही थी। युवक फिल्मी स्टंट कर रहा था और ग्रामीण वीडियो बना रहे थे। सड़क पर भीड़ भाड़ भी थी लेकिन गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ।
वायरल वीडियो सीहोर के दोराहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। युवक कौन है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गणपति का विसर्जन किया, तो वहीं हैदराबाद में गणेश जी की सबसे ऊंची प्रतिमा को भी श्रद्धालुओं ने विदाई दी। शिवराज सिंह और उनकी पत्नी विधि विधान के साथ पूजा के बाद गणपति की मूर्ति को लेकर घर से निकले। उस वक्त बड़ी संख्या में शिवराज सिंह चौहान के रिश्तेदार और समर्थक मौजूद थे। जयकारे के साथ गणपति को एक गाड़ी में रखा गया और फिर शोभा यात्रा निकाली गई। शिवराज सिंह चौहान ने धूमधाम से मूर्ति को विसर्जित कर गणपति की विदाई की। वहीं हैदराबाद के हुसैन सागर में 69 फीट की गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद की अनोखी मूर्ति उस इलाके की सबसे ऊंची प्रतिमा थी। इसे विसर्जित करने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। गणपति की विदाई के वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुसैन सागर पहुंचे थे। और रुक करें बड़ी खबर का। बड़ी खबर पंजाब के कपूरथला से आपको बता रहे हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित है। कपूरथला के 20 गांव पर बाढ़ का बेहद बुरा असर पड़ा है। खेतों में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इस सैलाब में किसानों की मेहनत, किसानों की फसल डूब गई है। वहीं गांव में आने जाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। इस वक्त हम कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर बाढ़ की चपेट में 1-2 गांव नहीं, लगभग 15 से 20 गांव हैं। और आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए हम गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गांव में घर बने हुए हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हैं। गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो गए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां पर 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक जो खेत खलिहान हैं वो झील में तब्दील हो चुके हैं। और इन गांवों का, जो गांव आप देख रहे हैं, इन गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि बोट के जरिए गांव का निरीक्षण कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार गांव में जो हालात हैं वो किस तरह के हैं। ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बड़ी भयावह हैं और बहुत कुछ बयां कर रही हैं। इसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का माल का, लोगों का दाना, तूड़ी, जो भी सब खत्म हो गया। आप देखिए ये गन्ने के खेत हैं लेकिन पूरी तरह से डूब चुके हैं। और अगर कोई सामान इन गांव के लोगों को लेने जाना है तो उन्हें कश्ती का सहारा चाहिए या फिर बोट का। और आप देख सकते हैं गांव के लोग जो खाद्य सामग्री है वो भी लेने के लिए कश्ती से जाते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कपूरथला से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। वहीं तेलंगाना में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के लिए लेकर जाई जा रही गणेश प्रतिमा अचानक ही गिर गई, जिसकी चपेट में आकर कई लोग दब गए। तेलंगाना के भुवनगिरी में गणेश प्रतिमा को क्रेन की मदद से विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। तभी सही से न बंधे होने के कारण गणेश प्रतिमा एक तरफ लुढ़की और क्रेन से धड़ाम से गिरी। गणेश प्रतिमा की चपेट में 2 लोग आ गए, जिसमें एक शख्स तो बाल बाल बच गया। ऐसी घटना तेलंगाना के रंगारेड्डी में भी घटी। जयकारों के बीच बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। भक्त जयकारे लगाकर बप्पा को विदाई दे रहे थे, तभी बप्पा की प्रतिमा क्रेन से नीचे गिर गई। विसर्जन से पहले गणेश प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालु मायूस हो गए। वहीं दिल्ली के लाल किले में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी चोरी हो गई। एक चोर दबे पांव मंच से ही करोड़ों का कलश चुराकर फरार हो गया। जिस वक्त ये चोरी हुई ठीक उसी समय मंच पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे। मौके का फायदा उठाकर चोर तेजी से कलश लेकर निकल गया। वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई। ये पहले कैमरे की तस्वीर है, जिसमें देख सकते हैं कि वो हाथ में झोला लेकर जा रहा है। पंडाल से निकलकर वो बाहर आ गया। वहां भी एक कैमरा लगा था, जिसमें उसका चेहरा साफ साफ कैद हो गया। वो झोले में कलश रखकर तेजी से भागता दिखा। कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए कलश लेकर आते थे।
बीते मंगलवार जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में पहुंचे, उनके आने से थोड़ी हलचल बढ़ गई। एक और स्वागत कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर ये चोर 760 ग्राम सोने, 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े कलश को मंच से लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने इस आरोपी की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने की कोशिश में जुटी है। इधर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सैलाब नहीं बल्कि भूस्खलन ने लोगों को डराया। सिरमौर के नौहरा धार इलाके में करीब 200 मीटर तक पहाड़ खिसककर जमीन पर आ गया। यहाँ पहाड़ ऐसे गिर रहा था मानो वहां कोई सैलाब आ गया हो। पहाड़ का करीब 200 मीटर तक का हिस्सा कुछ इसी तरह घसीटता हुआ जमीन पर आ गया। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो पहाड़ पर मौजूद पेड़ों की रेस चल रही हो। बताया गया कि पहाड़ खिसकने से 5 लोग उसके नीचे आ गए थे, हालांकि वो सभी सुरक्षित हैं। इधर भारतीय वायुसेना भी बाढ़ में लोगों के लिए देवदूत बनी। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों में गाड़ियों से राहत का सामान नहीं पहुंच सका, वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद भेजी गई। वो लोग जो दूर पहाड़ों में फंसे थे, उन्हें वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। हिमाचल प्रदेश के भरमौर चंबा सेक्टर में 541 लोगों को सेना ने अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुरक्षित जगहों पर छोड़ा। सेना के हेलीकॉप्टर सिर्फ लोगों को बचा नहीं रहे, बल्कि उनकी जिंदगी आसान करने में भी लगे रहे। हिमाचल प्रदेश में सेना आसमान से खाने और राहत के दूसरे सामान गिरा रही है।